दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना क्या होती है। देखिए भाई, जो शोध कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं। शोध कार्य एक वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया है। यानी आप जो चिंतन कर रहे हैं या जो शोध करने के लिए जो सोच रहे हैं वो सोच कैसी है, वैज्ञानिक है। और इस वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया को एक दिशा, आधार प्रदान करती है परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस। देखिए, समझिए बात को कि जब आपके पास कोई समस्या आती है तो उससे जुड़े कुछ अनुभव आपके मन में आते हैं, यस, और उससे जुड़े हमको कुछ फैक्ट समझ में आते हैं। उन फैक्ट में भी आपस में कोई निरंतरता दिखाई देती है। तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो जो फैक्ट हैं या चर हैं उनमें परस्पर संबंध है या नहीं। इस संबंध में हम क्या करते हैं, एक परिकल्पना करते हैं, जिसे मैं परिकल्पना कहूंगी। तो देखिए, मैंने क्या किया, समस्या को किस तरह से एक परिकल्पना के माध्यम से एक दिशा दी। तो मैंने क्या किया, अपने चिंतन को वैज्ञानिकता दी। इसलिए ये प्रक्रिया कैसे हो गई, वैज्ञानिक चिंतन की प्रक्रिया। चलिए समझना शुरू करते हैं, क्या है हाइपोथेसिस, किस प्रकार से हाइपोथेसिस द्वारा हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें बहुत सारी मैं कंटेंट आपको दिखा रही हूँ। उन कंटेंट्स में से मैं जो है कुछ बिंदुओं को इस पार्ट 1 में इंक्लूड करूँगी। अन्य जो हमारे कंटेंट हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। आप देखिए, इस वीडियो में अभी जो मैं आपको पहले कंटेंट लिस्ट बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कहते हैं। दूसरा मैं बात करूंगी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फंक्शन, पर्पस ऑफ अ हाइपोथेसिस। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर रिसर्च प्रक्रिया है या रिसर्च प्रोसेस है, उसमें हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इन रिसर्च प्रोसेस। वेरिएबल्स क्या हैं हाइपोथेसिस में, परिकल्पना के चर क्या हैं, प्रकार कितने हैं भाई, और फंडामेंटल बेसिस कौन कौन से हाइपोथेसिस के, राइटिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मैंने बहुत सारे कंटेंट लिस्ट आपके सामने रख दी है और जिसे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको समझाऊंगी। तो चलिए समझना शुरू करते हैं, क्या हाइपोथेसिस। उसमें सबसे पहले बात करूंगी फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन। समझते जाइएगा साथ में, बहुत महत्वपूर्ण पद है। कौन सा, ये सेकेंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। यानी आप देखें, जब भी आप कोई शोध प्रक्रिया अपना रहे हैं उसका ये द्वितीय चरण है, द्वितीय स्टेप्स है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों संभावित उत्तर क्यों है ये समस्या का, क्योंकि हमने जैसे कहा ना, आपके दिमाग में जब अपन शोध प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कुछ उस समस्या से जुड़े आपके सामने अनुभव आते हैं, कुछ फैक्ट सामने आते हैं, कुछ चर सामने आते हैं, और उनमें हम संबंध देखने की कोशिश करने के लिए एक परिकल्पना का निर्माण करते कि उन तथ्यों में संबंध हो सकता है, उन चरों में संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक संभावित उत्तर खोज लिया। इसीलिए मैंने उसे क्या कहा, दोहरा लीजिए, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मैं परिकल्पना को एक शब्द में या परिकल्पना को डिफाइन करने में मुझसे कहा जाए तो मैं यही कहूंगी, समस्या का संभावित उत्तर है परिकल्पना। ये कैसे होती है भाई, परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, एक प्रॉपर स्टडी है। क्योंकि हम जो हमारी स्टडी को हम किस तरह से करना है उसका नेचर समझते हुए काम करती है, और हमेशा सारे एस्पेक्ट्स को लिए होती है हाइपोथेसिस।
उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए भाई क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिजाइन होती है, प्रोसीजर होती है, डेटा एनालिसिस होती है और कंक्लूजन होते हैं। मैंने कितनी सारी चीजें कही, दोहराइए मेरे साथ। इस रिसर्च में जो रिसर्च एस्पेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं हाइपोथेसिस द्वारा। पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी हाइपोथेसिस में समझ में आता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप किस तरह से माप रहे हैं, वो कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो समझ में आ रही। साथ ही साथ रिसर्च डिजाइन, किस तरह की आपने डिजाइन ली है वो समझ में आ रही। क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, किस तरह से आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये स्टेप्स भी आपने समझ लिया। अब ये कह रही हूं कि जो ऑल द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी और अ प्रीवियस नॉलेज, समझिए बात को, परिकल्पनाएं जो होती हैं वो कोई ना कोई थ्योरी पर या आपके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होती हैं। और उनका एम क्या होता है, आपका नॉलेज जो है वो एक्सटेंड करना और फैलाना, विस्तार देना है। ठीक है ना भाई। शोध समस्या का ये संभावित समाधान है। कौन? परिकल्पना। समस्या के समाधान दिशा की ओर संकेत करने वाले सूत्र उन परिकल्पनाओं में निहित होते हैं। यानी हमें कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रहा है परिकल्पना में, समस्या को समाधान करने की दिशा में, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन जनित ज्ञान, कल्पना और सृजनशीलता के आधार पर करता है। यानी वो अपने प्रीवियस नॉलेज को ले रहा है, वो किस तरह से समस्या को देख रहा है, वो आर्ट, उसकी कल्पनाशीलता क्या है, किस तरह से सृजन कर रहा है, समस्या को समझने का उसके अंदर क्या ढंग है, सब पर आधारित होती है। एक वान डाले जी के शब्दों में देखिए कि परिकल्पना जो है अनुसंधान पथ में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। या अगर हमारी समस्या पे कोई प्रकाश डाल रहा है, हमें दिशा दिखा रहा है, किस दिशा में चलना है, समस्या का समाधान कैसे करना है, वो प्रकाश स्तंभ कोई और नहीं, परिकल्पना है। तो मैंने अभी आपको केवल एक तरह से भूमिका बांधी जिसमें मैंने आपको परिकल्पनाओं का प्रतिपादन समझाया। समझते चलिए भाई। अब मैं बात कर रही हूं परिकल्पना का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहां पे बात समझिए। देखिए मैंने कहा हाइपो मतलब संभावित। क्या कहा? हाइपो मतलब संभावित, थीसिस मतलब कथन, हाइपोथेसिस मतलब संभावित कथन। किस तरह का संभावित कथन की बात कर रहे हैं? देखिए अन्य शब्दों में भी देखिए, अन्य शब्दों में हाइपो मतलब संभावित दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण। यानी यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं दो भी हो सकते, दो से अधिक हो सकते, उनका मिश्रण की बात की जा रही है, उनकी संभावनाओं की बात की जा रही है। और किस तरह से बात की जा रही है? कथन रूप में, कि उन चरों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि वास्तव में वो चर किस स्थिति में है, किस तरह से उनमें संबंध है, क्या छुपा है, वो जानने की कोशिश कौन कर रहा है? परिकल्पना कर रही है। इसीलिए मैं उसका व्यवहारिक अर्थ, देखिए मैं क्या कहना चाह रही व्यवहारिक अर्थ में, कि परिकल्पना द्वारा कुछ चरों का मिश्रण करके उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। तो वही बात की जा रही है कि उसमें कुछ जो चर हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, उनकी क्या वास्तविक स्थिति है। समझिए बात को क्या कह रही हूं, कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, जब हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो समस्या आई है, वही क्या है? कठिनाई उत्पन्न हुई है। तो उसके निवारण होते हुए हम क्या करते हैं? कोई ना कोई उपाय सोचने लग जाते हैं। फलस्वरूप जो उपाय उसके मस्तिष्क में आते हैं, जैसे हमारे माइंड में कोई आइडियाज क्लिक होते हैं, वही समस्या के संभावित समाधान होते हैं। यह दूसरी बात है कि वह बाद में सत्य सिद्ध हो या असत्य सिद्ध हो। यानी भाई हमने जो समाधान सोचा था, हो भी सकता है वो सही निकले और हो भी सकता है वो सही ना निकले, मगर वो दिशा दे रहा है।
इसी बात को कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, क्लियर होती है, कंसिस्टेंसी होती है, पॉसिबल एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, किसके बीच में, दो वेरिएबल या दो से अधिक के बीच में, जिससे कि हम वेरिएबल्स का ऑपरेशनल उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने परिकल्पना का क्या समझ लिया, अर्थ। क्या कह रही हूं, दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण है जिसमें उन चरों की स्थिति को वो प्रदर्शित कर रही है। कौन, परिकल्पना। अर्थ समझ गया। अब परिभाषा समझते हैं, अर्थ से ही परिभाषा आती है समझ में। देखिए क्या कहना चाह रही हूं परिभाषा में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जेम्स ई गीडन के अनुसार परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल है। बार बार वही कह रही हूं कि हमने मान लिया है कि समस्या का ये हल है, जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पे की जा सकती है। कि भाई उस परिस्थिति का जब हम निरीक्षण करते तो उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हल आया उसकी हम क्या कर पा रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं। वही बात कह रही हूं कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। मैंने वही कहा, संभावित उत्तर है विच सीम्स एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर द ऑब्जर्वेशन। जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं परिस्थितियों को निरीक्षण के आधार पर उसकी क्या कर पा रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं। और एक और परिभाषा देखते हैं गुड्स और हैड्स के अनुसार। एक परिकल्पना वह कहती है, क्या कहती है भाई, क्या समझाना चाह रहे गुड्स एंड हैड्स। एक परिकल्पना वह बात कहती है जिससे हम आगे सोचते हैं, यानी हमें कुछ आगे सोचने की दिशा दे रही है। परिकल्पना सदैव आगे की ओर देखती है, यानी हमें फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या होने वाला है वह समझाने की कोशिश करती है। ये एक साध्य होता है जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह एक सत्य भी सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको वही समझा रही हूं कि ये किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसे हम टेस्ट के द्वारा हम इसे जो समस्या है उसे हम टेस्ट कर रहे हैं, और जो सही भी सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वही बात कही गई है नीचे भी कि यहाँ पे आगे के लिए लुक फॉरवर्ड करती है और आपको बता रही है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हम टेस्ट से क्या कर पा रहे हैं, इट मे बी प्रूफ भी करेक्ट और इनकरेक्ट। ये करेक्ट भी निकल सकती है और इनकरेक्ट भी निकल सकती है। तो ये क्या समझ ली अपन ने, गुड्स एंड हैड्स के अनुसार एक परिभाषा और भी जेम्स ई गीडन के अनुसार एक परिभाषा। तो इस तरह से अभी आपने क्या समझा, परिकल्पनाओं का अर्थ और परिभाषा। अब अपन कोई परिभाषा से ना प्रकृति समझ में आती है, नेचर समझ में आता है। परिकल्पनाओं का क्या नेचर है, क्या समझते हैं परिकल्पनाओं का क्या नेचर है। परिकल्पनाओं का जो नेचर है वो है प्रत्यात्मक प्रकृति है, कॉन्सेप्चुअल नेचर है। हमने कहा ना परिकल्पनाएं बनाने के लिए हम कोई प्रीवियस नॉलेज लेते हैं, थ्योरी लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो उसका हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर उसका नेचर कैसे हो गया, ये क्या समझा रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझा रही है परिकल्पना। शाब्दिक कथन घोषणा है, वर्बल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। भाई हम शब्द रूप में हम डिक्लेयर करते हैं वो संभावित उत्तर को, प्रमाणों से पुष्टि है क्योंकि हमने कहा टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टेस्ट ऑफ एविडेंस, जो भी तथ्य आए हैं उन्हें हमने ऐसे ही नहीं अपनाया है, उसे टेस्ट किया है। दो या दो से अधिक चरों का संभावित संबंध है। जो भी हम बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल्स, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। क्योंकि संभावित उत्तर भविष्य की ओर दिशा दे रहा है, वो प्रेडिक्शन दे रहा है फ्यूचर एस्पेक्ट में, और वैज्ञानिक शोध कार्य का केंद्र है। भाई मैंने कहा ना कि वैज्ञानिक चिंतन जो है वो चिंतन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु कोई बन रहा है तो वो परिकल्पना बन रही है, क्योंकि आपको चिंतन को वो दिशा दे रही है, वो फ्यूचर एस्पेक्ट में आपको बढ़ने के लिए एक मार्ग दे रही है। तो ये क्या हो गई, परिकल्पनाओं की प्रकृति।
अगर प्रकृति समझ गए हैं तो उसके कार्य समझ में आ जाएंगे आपको कि परिकल्पनाओं के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं के क्या कार्य हैं। मैंने अब भी कहा कि हाइपोथेसिस यानी यहाँ पे एक दिशा प्रदान करना है, कार्य को एक विशिष्ट रूप भी प्रदान करना है, हमको प्लानिंग में मदद कर रही है, एक सिस्टमैटिक कथन है और संभावित उत्तर है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट उसी के द्वारा पॉसिबल है, स्टार्ट पॉइंट है, यहीं से चालू हो रही इन्वेस्टिगेशंस, और क्या कर रहे हैं जो हम अपने ऑब्जर्वेशन से उसे वेरीफाई कर रहे हैं, डायरेक्शन मिल रही है किस तरह से किस दिशा में चलना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या कह रही हूं कि परिकल्पना जो है वो हम आप ध्यान रखिए कि मूल समस्या से संबंधित होती है। तो हमें ये सारे परिकल्पनाओं के कार्य हैं जिससे हमें दिशा मिल रही है, कार्य को विशिष्ट रूप मिल रहा है, नियोजन में सहायक यानी प्लानिंग में सहायक, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और किससे जुड़ी है, समस्या जो है मूल समस्या से जुड़ी होती है। तो ये हुए परिकल्पना के कार्य। चलिए कुछ उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पिन पॉइंट है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। भाई यहाँ पर किसे कर रहे हैं, कोई थ्योरी को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और कैसे है परिकल्पनाएं जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। हमारे को कौन गाइड कौन कर रहा है, रिसर्च डिजाइन को परिकल्पना कर रही है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा रहे हैं, कौन कौन से हो जाती है। आपको रिसर्च को एक तरह से नैरो करते हुए, दिशा देते हुए आगे बढ़ रही, डायरेक्शन दे रही है। इसीलिए वही कहा मैंने, ये दिशा प्रदान कर रही है। आपके डेटा जो है, डेटा इकट्ठा करने के लिए, संकलन करने में ये सहायता प्रदान कर रही है। शोधकर्ता को संवेदनशील बना रही है। भाई आप अपनी समस्या के प्रति जागरूक रहें, आपको जो क्या क्या प्रमुख तथ्यों के चयन करना है उसमें सहायता कर रही, निष्कर्षों में निष्कर्ष निकालने में ये सहायता प्रदान कर रही। तो ये सारे क्या हो गए, इसके उद्देश्य। ये हुए परिकल्पना के उद्देश्य। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, देखिए कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे कुछ चीजें आपको कॉमन मिल रही, दिशा प्रदान कर रही है। कौन कर रही दिशा प्रदान, परिकल्पना। ये कुछ मेन कॉमन चीजें हो जाती है। आपका आंकड़े संकलन में मदद कर रही है। शोधकर्ता को मैं कह रही हूँ संवेदनशील बना रही है। आपको कौन कौन से प्रमुख फैक्ट जो हैं उनको चयन करना, उसमें सहायता दे रही है। और कंक्लूजन निकालने में तो ये उद्देश्य हो गए। आपको रिसर्च डिजाइन को क्या कर रही है, गाइड कर रही है। आपको कौन सी स्टैट्स लगाना है, पिन पॉइंटेड है, थोड़ा नैरो होकर स्टडी करने में मदद कर रही है। तो ये सारे हो गए पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस। तो दोहराते जाइएगा, क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं अपन। अब बात कर रहे हैं परिकल्पना के सोर्सेस क्या हैं। भाई जानना जरूरी है कि हम एक परिकल्पना को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके स्तोत्र क्या है। एकेडमिक लिटरेचर है, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसके स्तोत्र है। भाई आपको कोई लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। परिकल्पना के लिए आपके दिमाग में कैसे कोई आइडिया क्लिक होगा। भाई आप कुछ एकेडमिक यानी जो उससे जुड़ी जो शैक्षणिक जो है साहित्य है वो पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक होगा। ऐसे कोई थ्योरी लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट लेंगे, कोई उसका फ्रेमवर्क लेंगे, तो आपके दिमाग में परिकल्पना जागेगी। परिकल्पना क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी परिकल्पना जो शोध का या समस्या का संभावित उत्तर है। इसीलिए कब जागेगा, जब आप ये सोर्सेस पे प्रीवियस रिसर्चेस को देखेंगे। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं वो देखेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को देखेंगे, साथ ही साथ जो आपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स बने हैं, आपके व्यक्तिगत अनुभव। भाई आप वो भी तो लेंगे ना, प्रीवियस नॉलेज में आपके अनुभव जुड़ते चले जा रहे हैं। उपलब्ध साहित्य लेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनुसंधान कार्य लेंगे और उनसे जुड़े हुए फैक्ट ढूंढेंगे। ये सब क्या हो गए, आपके दिमाग में वो क्लिक करेंगे। वो स्रोत जो हैं, ये सारी जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं, ये आपको वो परिकल्पना के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। तो आप क्या समझ गए, क्या क्या सोर्सेज हैं, ये आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट चलती हूँ, परिकल्पना की विशेषताएं क्या क्या है। भाई मैंने अभी आपको अर्थ बता दिया, परिभाषाएं बता दी, कार्य बता दिए, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, उद्देश्य बता दिए, आखिरी में अभी मैंने आपको क्या बताया, दोहराइए, मैंने स्तोत्र बता दिए। तो कुछ अब आप विशेषताएं स्वयं समझ सकते हैं कि परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं। भाई कैसी होती है, स्पष्ट होती है। भाई मैं बार बार कह रही हूँ कि सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है, विशिष्टता लिए होती है, आपकी उपलब्ध प्रवृत्तियों की संभावना होती है, पूर्व सिद्धांतों से संबंधित होती है, मूल समस्या से संबंधित। कॉमन चीज मैं बोल रही हूँ कि हमेशा परिकल्पना क्या होती है, आपकी मूल समस्या से संबंधित होती है। सर्वेक्षण द्वारा जांच की संभावना होती है कि भाई हमने जो भी परिकल्पना बनाई है उसे जांचते हैं, उसमें संक्षिप्तता होती है, समराइज्ड होती है, सरलता होती है, मार्गदर्शन में उपयोगी होती है, अनुभवजन्य निर्देश होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने उसकी विशेषताएं बता दी, क्योंकि मैंने प्रकृति भी आपको पढ़ाई है। यहीं पे बात कर रही हूँ कि क्या होने वाला है, वर्बल स्टेटमेंट है, टेंटेटिव रिलेशनशिप है, अब टूल ऑफ नॉलेज अचीवमेंट एडवांसमेंट है, किस तरह से हमें किस तरह से अपने नॉलेज को एडवांस करना है, वो टूल कैसे यूज करना है, क्लियर है, टेस्ट किया जाता है, मेजरेबल है। आपका यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अपन प्रभाव क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो ये सारी चीजें किससे पता चल रही हैं, एक परिकल्पना से। ये क्या हो गई, परिकल्पना की विशेषता। चलिए विशेषता समझ गए हैं तो महत्व समझ लीजिए। महत्व क्या है परिकल्पनाओं का महत्व, तो मैंने क्या कह रही हूं कि परिकल्पना जो है समस्या तथा समाधान की मध्यस्थता कराती है। जहां अभी समस्या और समाधान के बीच में कोई बैठा है या जो बीच में उसके है वो है परिकल्पना, इसीलिए वो मध्यस्थता करा रही। भाई परिकल्पना समस्या का समाधान देती है समस्या को, और शोधकर्ता को क्या करती है, निर्देशित कर रही है, ये इसका महत्व है। समस्या का सीमांकन कर रही है, परिकल्पना द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसे लिमिटेड कर रहे हैं। क्यों लिमिटेड करना भाई, भाई समस्या को हमें एक समय दायरे में, निश्चित समय दायरे में खत्म करना है। जैसे अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए एक समय ड्यूरेशन होती है, वरना तो रिसर्च अनलिमिटेड है, आप करते रहिए। तो यहाँ पर जो अगर हमें रिसर्च को लिमिटेड उसमें करना है, हमें रिसर्च को एक लिमिटेशन देनी पड़ती है, क्योंकि हम एक सीमित दायरे में हम इतना ही करेंगे, या जो अभी उसके ये पहलू बस को देखेंगे। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस आयु वर्ग पर ही हम काम करेंगे। पता लगा हम वो प्रॉब्लम बच्चों में देख रहे हैं, या बड़े बच्चों में देख रहे हैं, फिर और युवा में देख रहे हैं, फिर प्रौढ़ में देख रहे हैं, तो ऐसे करके तो वो स्टडी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या करना, मैं किशोरों बस पे देखूंगी। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, थोड़ी लिमिटेशंस कर दी, जिससे कि मेरी स्टडी जो है वो उतने जगह कन्फाइन हो जाएगी, और परिणाम जो आएंगे वो ज्यादा रिलायबल और वैलिड होंगे। तो इस तरह से समस्या का क्या कर दिया मैंने, सीमांकन कर दिया। तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती, क्या फैक्ट हैं, उनमें क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, ये सारी चीजें दिशा आधार प्रदान करती है। उपकरण के द्वारा जो है विधि के चयन करने में मदद करती है, निष्कर्षों को आधार प्रदान करती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आपके जो रिजल्ट आए हैं उनको कोई बेस दे रहा है, यानी आधार दे रहा है, तो वो परिकल्पना है। क्योंकि हमने पहले ही बना ली थी, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आधार कौन दे रहा है, निष्कर्षों को परिकल्पना दे रही है, और नए शोध कार्य को ये प्रोत्साहित कर रही है। भाई नया कौन कौन सा शोध हो सकता है वो बता रही है। ये हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च बता रही है, किस तरह से रिसर्चेस हैं, हमें ये गाइड कर रही है, रिसर्च डायरेक्शन दे रही है, कौन सी जगह जाना है, हमें एक उद्दीपन प्रदान कर रही है। ये हमें रिसर्चर्स को क्या कर रहे हैं, परिकल्पनाएं उद्दीपित कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क कर रहे हैं कंक्लूजन ऑफ रिसर्च वर्क करने के लिए। और आपको कह दूं, विदाउट हाइपोथेसिस वुड बी अ लाइक एमलेस
वंडरिंग, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप बिना हाइपोथेसिस के कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कोई रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ हाइपोथेसिस का महत्व। अब मैं बात कहूंगी कि शोध प्रक्रिया में परिकल्पना क्या है। भाई आप देखेंगे कि मैं आपको एक शोध प्रक्रिया समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शोध प्रक्रिया में ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कह रही हूँ सबसे पहले ये आया समस्या। समस्या को मैंने अध्ययन की, उसकी समीक्षा की, यानी मैंने जानने समझने की एक चेष्टा रखी, अध्ययन किया। तो मैंने क्या किया, अध्ययन में संभावित जो सिद्धांत हैं, जो फैक्ट हैं, प्रत्यय हैं, उनको लिया। तो मैंने क्या अपनाया, निगमन, और उससे मैंने परिकल्पनाओं का निर्माण किया चरों के सहित। उसके अपोजिट मैंने समीक्षा करी, और समीक्षा ने रिव्यू किया, कुछ मेरे पास कंक्लूजन आए, संभावित निष्कर्ष आए। मैंने आगमन प्रक्रिया अपनाई और परिकल्पनाओं का चर सहित निर्माण किया। मैंने उनको क्या किया, व्यवहारिक चरों की परिभाषा दी, यानी मैंने समझा कि मेरी स्टडी में मुझे कितना चाहिए। फिर परिकल्पनाएं चर के सहित, वही व्यवहारिकता देखी, मापन विधि ली, और यहाँ पे किया, उसका प्रयोग रूप लिया, और फिर मैंने यहाँ पे प्रदत्तों का संकलन करके निष्कर्ष निकाले, और फिर से अगर वो सिद्ध हुए या नहीं हुए तो परिकल्पनाओं चरों के सहित। ये हुई शोध की एक प्रक्रिया, जिसमें परिकल्पनाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे परिकल्पनाएं कर रही हैं, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फैक्ट, आपको फैक्ट इकट्ठा करने में मदद कर रही हैं। टाइप्स ऑफ डेटा नीडेड, क्या चाहिए वो बता रहे हैं। यहाँ पर थ्योरीज कंफर्म भी हो रही हैं, डिसकन्फर्म भी हो रही हैं। ये एक ब्रिज का काम कर रही हैं भाई, है ना, और डायरेक्शन दे रही हैं रिसर्च को, एक अप्रोप्रिएट टूल बता रही हैं, प्रोवाइड फ्रेमवर्क कर रही हैं, जिससे कि हम कंक्लूजन को क्या कर पा रहे हैं, ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो आपने क्या समझा, शोध प्रक्रिया में परिकल्पना क्या है। अंत में चल रही हूँ इस वीडियो के में। इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं दूसरे टॉपिक्स को कवर करूंगी। डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच टू द रिसर्च। देखिए, अभी मैंने आपको कहा था ये शोध प्रक्रिया में आगमन और निगमन, ये देखिए वर्ड जोड़े थे ना मैंने अभी, देखिए वही समझाने की बात करी। इंडक्टिव अप्रोच क्या है, इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च डज नॉट हैव एनी प्लेस ऑफ हाइपोथेसिस। भाई मैं यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस को प्लेस नहीं दे रही हूँ, किसमें, आगमन में। सो द रिसर्चर इज फ्री टू ऑल्टरेट डायरेक्शन टू द स्टडी, उसके पास वो फ्री है ऑल्टरेट डायरेक्शन में। देखिए इंडक्टिव में मैं बात करी, इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक पैटर्न होता है, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता है, फिर थ्योरी होती है। ये हुई इंडक्टिव अप्रोच। जबकि डिडक्टिव में क्या कह रहे हो, डिडक्टिव अप्रोच रिसर्च स्टार्टेड विद द हाइपोथेसिस इटसेल्फ, यानी ये परिकल्पनाओं के साथ ही निगमन जो है, निगमन उपागम जो है, वो किसके साथ शुरू हो रहा है, एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस के साथ में। अब इससे क्या हो रहा है, कहीं और रिसर्चर नहीं जा सकता, वो बाउंड हो गया है। और यहाँ पे इसके स्टेप्स देखिए, डिडक्टिव अप्रोच, इसमें थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन। ये जो इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच मैंने अपने दो अलग अलग वीडियोस में काफी अच्छे से, आगमन उपागम क्या है और निगमन उपागम क्या है, वो मैंने काफी अच्छे ढंग से दूसरे वीडियोस में समझाया है। आप उसे वहां जाके डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ मैं परिकल्पनाओं को जो है दो तरीके से, उनके जो स्तोत्र बता रही हूँ या अप्रोच बता रही हूँ, किस तरह से उसे हम यूज कर रहे हैं, या तो इंडक्टिव रूप में यानी आगमन के आधार पर, या निगमन के आधार पर। इस तरह से डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच आप लोगों को बताऊं, ये बहुत जरूरी क्यों है। जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तब आपसे देखिएगा, जब भी होता है कि आगमन
द्वारा परिकल्पनाओं के निर्माण पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी निगमन यानी डिडक्टिव अप्रोच के बारे में या डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने कहा कि इंडक्टिव अप्रोच क्या है और डिडक्टिव अप्रोच क्या है। इंडक्टिव अप्रोच जो है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न से शुरू होते हुए फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस और हम थ्योरी पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे पहुंच रहे हैं, है ना। तो और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव अप्रोच में हम पहले ही कोई थ्योरी लेते हैं, आधार ले रहे, उस थ्योरी के आधार पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उन हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई करते हैं और उससे हम कुछ कंफर्मेशन या निष्कर्ष या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दो तरीके हो गए, वो है आगमन और निगमन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट में मैं आपको परिकल्पनाओं के चर, परिकल्पनाओं के और आगे वेरिएबल्स में कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, परिकल्पनाओं के चर में बहुत सारी चीजें समझाऊंगी। स्वतंत्र चर क्या होते हैं, आश्रित चर क्या होते हैं, मर्यादित चर, परिकल्पनाओं के प्रकार बताऊंगी इतने सारे। तो आपको आई थिंक आपको ये बहुत सारी चीजें आपको जब समझ में आएंगी तो परिकल्पनाओं के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ परिकल्पनाओं की दूसरी क्लास में, क्लास 2, जिसमें मैं आपको कहाँ से कंटिन्यू करूंगी, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच तक मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।